हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 63 और हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का और वो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अच्छा, कल के लेक्चर में मैंने गलती से लेक्चर नंबर 61 बोल दिया था, वो था लेक्चर नंबर 62, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आज हम जो रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है जिससे यूपीएससी या फिर अदर एग्जाम्स आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो उसे देखेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी लेक्चर के ड्यूरेशन में कि मैं आपको हर एक कमेटी को बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊँ। ये सारी की सारी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है उस पर्टिकुलर कमेटी के रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे हम कवर करेंगे जिससे कि आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सके। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें जैसे ही आप लेक्चर को देखेंगे। ऑलराइट। अच्छा, इसके साथ अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों भी जगह पे दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर में 3 बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज़ देखी थी, राइट। पहली कौन सी थी? पब्लिक अकाउंट कमेटी थी, फिर एस्टीमेट कमेटी भी थी और एक पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर भी कमेटी थी। तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको कंपैरिजन के थ्रू क्विक रिवीजन करवाती हूँ मेमोरी टिप्स के साथ जिससे कि आपकी गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पीएसी। अब देखो, जो भी चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में वो सारी चीज़ें लिख के रख ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखी हुई सारी चीज़ें दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। अब यहाँ पे लिखती हूँ पीएसी, फिर यहाँ पे आ जाएगी हमारी एस्टीमेट कमेटी, तो ईसी लिख लेती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, और यहाँ पे सीओपीयू अंडरटेकिंग के ऊपर जो कमेटी देखी थी कल, वो वाली। ठीक है, अब ये 3 हो गई। अब इसका फॉर्मेशन क्या आपको याद है? जल्दी से याद कीजिए, कब था? 1921 में। और इसका एस्टीमेट कमेटी का कब आया था? ये आया था 1950 में। और सीओपीयू इसका क्या था? 1964 में। ऑलराइट। अब बस देखो, एज इट इज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए ईयर्स का, राइट। मेंबरशिप यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे 22 मेंबर्स थे। कुछ लोकसभा से थे, कुछ राज्यसभा से थे। मैंने बताया था लोकसभा से ज़्यादा थे मेंबर्स, दैट इज़ 15 अप्रॉक्सीमेटली, 15 ही है। और राज्यसभा से कितने? 7 मेंबर्स थे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या था, एस्टीमेट कमेटी में हमने क्या देखा था कि सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स लोकसभा से थे। कितने थे? अप्रॉक्सीमेटली 30 मेंबर्स थे, है ना। पर याद क्या रखना था यहाँ पे कि राज्यसभा के मेंबर्स यहाँ पे नहीं है एस्टीमेट कमेटी में, सिर्फ लोकसभा से है, ये बात याद रखनी थी। फिर यहाँ पे भी हमने 22 मेंबर्स देखे थे। 15 मेंबर्स जो थे वो लोकसभा से थे और 7 मेंबर्स जो थे वो राज्यसभा से थे, राइट। ये हमने देखा। इसके बाद चेयरपर्सन कैसे कैसे थे? यहाँ पे चेयरपर्सन जो थे वो अपोजिशन से थे। अगर आपको याद हो, पहले जो रूलिंग पार्टी से थे वहाँ से हुआ करते थे, फिर अपोजिशन से आ गए। फिर यहाँ पे क्या था एस्टीमेट कमेटी में? रूलिंग पार्टी से ही यहाँ पे चेयरमैन होंगे या फिर चेयरपर्सन बोलिए। और यहाँ पे लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो यहाँ पे बनेंगे क्या? चेयरपर्सन, राइट। अब मेन फोकस यहाँ पे क्या था पीएसी में कि ऑडिट, लीगैलिटी, एक्सपेंडिचर वगैरह देखना। यहाँ पे क्या था? इकोनॉमी, एफिशिएंसी इन एस्टिमेट्स वगैरह वो देख रहे थे, बजट का एस्टिमेट वगैरह अगर आपको याद हो। और यहाँ पे अंडरटेकिंग्स में हमने क्या देखा था कि ऑटोनॉमी और बिजनेस मैनेजमेंट, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की चीज़ें हैं उसके रिलेटेड, राइट। अब यहाँ पे सीएजी का रोल भी हमने समझा था कि सीएजी का रोल कैसे कैसे होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। तो यहाँ पे तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कैसा होता है हमने वो देखा था। यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी में उनका कोई रोल था नहीं, और यहाँ पे फिर पब्लिक अंडरटेकिंग्स में उनका रोल होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने चीज़ें देखी थी कि नेचर ऑफ वर्क कैसे होता है कि चीज़ें होने के बाद ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, पहले नहीं देखते हैं। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि स्टिचेस इन टाइम सेव्स 9, है ना। तो प्रिकॉशन और क्योर का भी एग्जांपल दिया था अगर आपको याद हो। तो ये तीनों भी चीज़ें यहाँ पे है। और हमने फिर देखी थी लिमिटेशंस। ऐसा हमारा क्या था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, राइट। अब देखो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ना, ये समझाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये है कि इसी तरह से आपको क्या करना होता है, रिकॉल करना होता है, रिवाइज करना होता है। ब्लैंक पेपर ले लीजिए, देखिए 2 मिनट की बात है, बस ब्लैंक पेपर लेना है आपको। और यहाँ पे बस ऐसी जो मैंने चीज़ें ब्लू पेपर पेन में लिखी है ना, वो सारी चीज़ें लिखनी है आपको पेपर में। और अगर आपको याद नहीं आए कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर से पढ़िए और फिर से लिखिए। समझ में आया?
तो इस तरह से आपको एक्टिव रिकॉल करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो बात ही नहीं है कि आप गलती करें, राइट। अब देखो, ये तो हमारा हो गया रिवीजन। अब देखते हैं कि डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या है। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। ओके, अब देखो पहले समझते हैं, कल के फॉर्मेट की जैसे ही जाएंगे, कुछ नया नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओरिजिन और बैकग्राउंड देख लेते हैं सबसे पहले। इनका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये हुआ था 1993 में, और इनको बनाने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था रूल्स कमेटी ने, लोकसभा के। तो लोकसभा की एक रूल्स कमेटी थी, उन्होंने रेकमेंड किया, बोला कि चलो यहाँ पे 1993 की बात थी, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाते हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 17 कमिटीज़ बनाई, फिर बाद में बढ़ा दी। इतना नंबर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2004 की बात है, तो इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये चीज़ें एक रफ आइडिया रखो। अब देखो ऑब्जेक्टिव समझते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर जब मैं कमिटी की बात करती हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसका ऑब्जेक्टिव समझना। ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली। समझ में आया, किसकी अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट, इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है इसका काम करती है ये डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। स्पेशली फाइनेंस अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी में भी फाइनेंस अकाउंटेबिलिटी, पैसों का मामला, ठीक है। और ये एनेबल करता है मोर इफेक्टिव बजट डिस्कशन, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी रख रहे हो, तो इससे बजट जो है, बजट का डिस्कशन है, ये मोर इफेक्टिव टर्म्स में होता है। इसकी अगर कंपोजिशन की बात करूँ मैं, अगर आपको कंपोजिशन से लेट से क्वेश्चन पूछ ले तो गलती नहीं होनी चाहिए ना, तो अगर कंपोजिशन की बात करूँ मैं, तो टोटल मेंबर होते हैं इनके 31, 21 जो होते हैं ये लोकसभा से आते हैं, और जो 10 है बच्चे कुछ है ये राज्यसभा से आते हैं। बस एक देखो, एक रूल याद रखो, मतलब टिप ही बोल सकते हो, एक टिप है कि जनरली आप ये देखोगे कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं ये ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा, ठीक है। अब देखो जो मेंबर्स है, अब आप हमें देख लिया कंपोजिशन क्या है, 31 मेंबर्स तो आ रहे हैं। अब इन मेंबर्स को किसी ना किसी ने नॉमिनेट किया होगा, तो वो कौन करता है, यहाँ पे करते हैं जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो। इसके साथ साथ जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मिनिस्टर्स है दे कैन नॉट बी मेंबर, तो वो वाली जो टर्म है वो यहाँ पे भी होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने वैसे लिखा है 31 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय स्पीकर या फिर चेयरमैन, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने आपको कल रीज़न बताया था अच्छे से समझा के, कि हमको न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इफ़ अ मेंबर बिकम अ मिनिस्टर, यहाँ पे लेट से यहाँ पे मैं एक मेंबर निकालती हूँ, अगर ये पर्टिकुलर मेंबर है, ये अगर मिनिस्टर बन जाते हैं, तो मिनिस्टर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा क्राउन दिखा देती हूँ, ठीक है, जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये हो गए सिंपल कौन, मेंबर। अब ये क्या बन गए, मिनिस्टर। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें ये मेंबर नहीं रहेंगे फिर। बस इतनी सिंपल बात है। अब देखो इनका टर्म क्या है, 1 साल का ही है सबका। अब आप देख रहे होगे आप, 1 साल का ही रहता है। और आउट ऑफ 24 कमिटीज़, इनके अप्रॉक्सीमेटली 24 कमिटीज़ है, तो इसमें से जो 16 है ये फंक्शन करती है अंडर लोकसभा, और जो बाकी कुछ ही जो बची कुछ ही 8 जो कमिटीज़ हैं वो राज्यसभा के अंडर आती है। ओके, अब इसे एज इट इज़ हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को नहीं याद रखना है, जनरल आइडिया रखना है। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लोगे तो भी बहुत है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब देखो जूरिसडिक्शन क्या है इसका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जूरिसडिक्शन। हर एक जो DRSC होता है, यहाँ पे मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं है लेकिन आपको बता देती हूँ, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ का ये एक पॉइंट छूट गया, लेकिन याद रखो हर एक जो कमिटी है ऐसी, ये कवर करती है स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ को, जो हमने कल के लेक्चर में भी देखा था। सिमिलर ही पैटर्न है, कवर करेंगी स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ को या फिर डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो हमारे आपको सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होती है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस मिनिस्ट्रीज होती है, उनके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इन सब के लिए सेपरेटली आपको कमिटी ऐसी एक मिल जाएंगी, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और ऑल आर कवर्ड कलेक्टिवली अंडर 24, तो यहाँ पे 24 DRSCs होती है, उसके अंडर ये सारी कवर होती है। फंक्शंस क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। तो देखो, अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो दे कैन नॉट डील विद डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं फंक्शंस और यहाँ पे लिखती हूँ मैं लिमिटेशंस। देखो, जो कल का देखा था ना हमने पैटर्न, वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फंक्शंस में क्या आता है कि ये एग्जामिन करेंगे डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अगर कोई एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने किसी एक पर्टिकुलर ABC नाम की मिनिस्ट्री ने बोला कि मुझे ग्रांट चाहिए, तो इस ग्रांट को एग्जामिन करेंगे ये बिफोर लोकसभा डिस्कशन। क्योंकि देखो, जब ग्रांट एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर ये लोकसभा के पास जाएंगी, फिर यहाँ पे डिस्कशन होगा, तो ये स्टेप करने से पहले ही ये सारी चीज़ें हो जाती है। इससे फिर डिस्कशन और वोटिंग नहीं होती है। जब एग्जामिनेशन हो जाएगा फिर इसको फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर बाकी की चीज़ें होती रहेगी। कौन सी चीज़ें? डिस्कशन और वोटिंग की। रिपोर्ट जो है इट शुड नॉट सजेस्ट कट मोशंस। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स कभी भी कट मोशंस को यहाँ पे नहीं बताए, मतलब सजेस्ट नहीं करेंगी। अगर किसी एक पर्टिकुलर बिल को, यहाँ पे देखिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर बिल है, ठीक है, अगर इस बिल को एग्जामिन करना है, टू एग्जामिन अ बिल पर्टिनिंग टू कंसर्न मिनिस्ट्रीज, अब कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है या फिर डिपार्टमेंट हो सकता है, इसे भी ये देखता है। इसके साथ साथ ये कंसिडर करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो बिल हो या फिर एनुअल रिपोर्ट हो या फिर कोई नेशनल लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन वही सेम टू सेम है, घुमा फिरा के बस यहाँ वहाँ किया गया है कि दे कैन नॉट डू डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, फिर दे कैन नॉट कंसिडर मैटर्स हैंडल बाय अदर पार्लियामेंट्री कमिटीज़, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, वही बोल बच्चन घुमा फिरा के यहाँ पे भी है। वो रेकमेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर रिकमेंडेशन करेंगे तो वो एडवाइजरी होंगे, बाइंडिंग नहीं होंगे पार्लियामेंट के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो हमने कल की कमेटी में देखी थी। तो आप देख रहे हो जो कुछ पॉइंट्स है लिमिटेशन के, वो कॉमन है ना। तो इसमें भी टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से पढ़ लेना और आगे बढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, प्रोसीजर समझते हैं हम, क्या होती है पार्लियामेंट्री कमेटी की। प्रोसीजर समझना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए तो गलती नहीं करनी है, क्योंकि ईजी है समझना। देखो क्या होता है, आफ्टर जनरल बजट डिस्कशन, आपको बोला है मैंने, जब जनरल बजट पेश किया जाता है तो इसके ऊपर होता है डिस्कशन, इसके ऊपर होता है डिबेट, और हाउसेस अडजर्न भी की जाती है फिक्स पीरियड के लिए। अब ये जो कमेटी हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ DRSC, ये स्क्रूटनाइज करती है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स कैसा कैसा है उस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरिंग दैट पीरियड। रिपोर्ट जो है दे मस्ट बी सबमिटेड विद इन द फिक्स टाइम पीरियड। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड होता होगा, उसके अंडर ये करते हैं। लोकसभा डिस्कस करेंगे डिमांड्स, और जब ये डिस्कशन करेंगे तो उस टाइम पे, अच्छा ये जो बातें बता रही हूँ यहाँ पे मैंने लिख के दी है वैसे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लेट्स से रिपोर्ट आ गई है, अब ये रिपोर्ट सबमिट की जाएंगी किसके पास? लोकसभा के पास। अब ये जो सबमिशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है? टाइम पीरियड में हो रहा है, इसमें कोई लेट वगैरह नहीं कर रहे हैं ये लोग, फिक्स टाइम पीरियड है उसके अंडर होगा, फिर ये लोकसभा को दिया जाएगा। अब लोकसभा क्या करेगी? इसके ऊपर डिस्कशन करेगी कि भाई आपने हमें डिमांड रखी है हमारे सामने, हम रिपोर्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि रिपोर्ट फिर सबमिट ही क्यों की है, तो हम रिपोर्ट को पढ़ेंगे और फिर उसके अंडर, उसके ही लाइट में हम डिस्कशन करेंगे। हर एक मिनिस्ट्री को सेपरेट रिपोर्ट दी जाएगी। तो अगर यहाँ पे 5 मिनिस्ट्रीज़ है तो हर एक 5 जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है, हाइपोथेटिकल स्पीकिंग 5 मिनिस्ट्रीज़ दी गई है, तो हर एक मिनिस्ट्री को सेपरेट रिपोर्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बिल की बात करूँ तो फिर क्या, बिल भी तो आ सकता है ना। बिल के लिए ये है कि ये कंसिडर करेंगे जनरल प्रिंसिपल और क्लॉजेस, और ये जो जनरल प्रिंसिपल और क्लॉजेस होंगे ये उस बिल के ही होंगे,
ये एग्जामिन करेंगे कि भाई इन लोगों ने बिल तो इंट्रोड्यूस कर दिया है और रेफर तो इनको करना है, ये सही है कि नहीं है, तो एग्जामिन तो करना पड़ेगा। फिर ये सबमिट करेंगे रिपोर्ट को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। अब ये टाइम फ्रेम कितना है इसका टेंशन मत लो, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा और कुछ डिसाइड करते हैं वो लोग, उस टाइम पीरियड में फिर हो जाती है चीज़ें। बस इतना याद रखना है आपको। अब देखो, हमें समझना है कि मेरिट्स और सिग्निफिकेंस क्या है इन सारी चीज़ों के। सबसे पहला मेरिट या फिर सिग्निफिकेंस बोल सकते हो आप, ये है नॉन पार्टीशन फंक्शनिंग, यानी कि यहाँ पे पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस कम दिखेगा आपको, लेस पार्टी पॉलिटिक्स, जो अच्छी है हमारी कंट्री के लिए, पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना। फ्लेक्सिबल प्रोसीजर होता है। अगर आप देखो लोकसभा के डिबेट्स जब होती है तो उसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे प्रोसीजर बहुत फ्लेक्सिबल है। तीसरी चीज़ ये है कि ये इंश्योर करता है कि भाई जो भी चीज़ें हो रही है ये डिटेल में हो, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेटिव ओवरसाइट रहे, यहाँ पे सारी चीज़ें कॉम्प्रहेंसिव वे में हो, ये सारी चीज़ें होगी। प्रमोट करेगा ये इकोनॉमी और एफिशिएंसी, स्पेशली जब आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसमें इकोनॉमी को भी देखा जाएगा और एफिशिएंटली ये चीज़ें हो भी रही है कि नहीं वो भी देखा जाएगा। ये प्रोवाइड करेगा हर एक एमपीज़ को, एमपीज़ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इंक्लूडिंग अपोजिशन भी और राज्यसभा भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपोजिशन को भी इंक्लूड कर रहे हो, आप राज्यसभा के मेंबर को भी इंक्लूड कर रहे हो, आप हर एक एमपी को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पार्टिसिपेटरी रोल सारे मेंबर्स का बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरिट की बात होगी। अब देखो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दी गए हैं, एक्सपर्ट टेस्टिमनी, इकोनॉमी एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, नॉन पार्टीशन प्रोसीडिंग्स, कॉम्प्रहेंसिव ओवरसाइट। अब जो 6 पॉइंट है यहाँ पे, दे कैन कंसल्ट एक्सपर्ट या फिर पब्लिक ओपिनियन भी लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप पब्लिक ओपिनियन ले रहे हो, एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे हो, कंसल्ट कर रहे हो उनको। मैंने आपको बात बताई थी, जो मिनिस्टर्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, हाउसेस में, वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कंसल्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स को। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें और ज़्यादा इंसाइट मिलेगी तो हम और अच्छे से काम कर पाएंगे, हम टेस्टिमोनीज देख पाएंगे, इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे उन रिपोर्ट्स को और फिर और अच्छे से काम कर पाएंगे। इश्यूज़ जो आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसे भी रिजॉल्व कर पाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। फिर 7th नंबर की बात क्या है कि ये एनहांस करेगा फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। तो फाइनेंशियल कंट्रोल ये भी एक अच्छी चीज़ है, मनमानी करके कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग काम। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो आप सबको रिवाइज करनी है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं आपको बहुत बार मल्टीपल टाइम्स समझा चुकी हूँ, राइट? ठीक है। अच्छा, अब देखो कमिटीज़ देखते हैं अब हम कि क्या क्या है। ओके, कमिटीज़ टू इंक्वायर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कमिटीज़ ऑन पिटिशन। ये क्या होता है, नाम में ही है। अगर कभी भी पेपर में आपको समझ में ना आए या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें याद ना आए, तो फिर क्या करना है, आपको ध्यान से जो ये वर्ड है उसको ब्रेक डाउन करना है। सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स उसको ब्रेक डाउन करो और समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे क्या दिया गया होगा। अगर यहाँ पे बात चल रही है कमिटीज़ ऑन पिटिशन, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये कमिटीज़ करती क्या है, कुछ नहीं करती। ये क्या करती है, देखो एक रूल समझ लो, किसी भी कमिटी को ले लो, दुनिया की मतलब इंडिया की कोई भी कमिटी, दुनिया की भी ले लो, छोड़ो। तो अगर कोई भी कमिटी लोगे तो वो क्या करेंगी, एग्जामिन करेगी। ये तो पहला पॉइंट है ही कॉमन। एग्जामिन करने के बाद क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी। बस यही काम करती है और कुछ नहीं करती। तो यही याद रखो। पहली बात, पिटीशन पे है कमिटी तो एग्जामिन क्या करेगी, पिटीशन एग्जामिन करेगी। किसकी पिटीशन एग्जामिन कर रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, बिल। तो बिल के ऊपर जो पिटीशन आती है उसको एग्जामिन कर रही है। और जो मैटर्स है पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसके ऊपर ये एग्जामिन करेगी। इसके साथ साथ ये कंसिडर करते हैं रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिविजुअल और एसोसिएशंस ऑन यूनियन सब्जेक्ट्स। तो ये एक पॉइंट याद रखना। फिर अगर मैं मेंबरशिप की बात करूं तो लोकसभा के 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के 10 मेंबर्स होते हैं। जनरल रूल ही है, लोकसभा के हमेशा ज़्यादा मेंबर होते हैं राज्यसभा से जब कमेटी की बात आती है। ये बस जनरल ऑब्जर्वेशन है। बाय द वे, जनरल ऑब्जर्वेशंस क्यों बताती हूँ मैं आपको, ये ट्रिक्स के जैसे काम करता है। जब जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं ना हम, तो
चीज़ें याद करना आसान हो जाता है और फिर आपको अभी समझने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन फ्यूचर में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, आपका टाइम बहुत बचेगा। अब दूसरी चीज़ देखो, वो है कमिटी ऑन प्रिविलेजेस। क्या किसकी बात चल रही है? प्रिविलेज की बात चल रही है। तो ये जो प्रिविलेजेस होती है, कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, सबसे पहली बात ये समझो, कीवर्ड याद रखो कि ये सेमी जुडिशियल होती है। कैसी होती है? इसका नेचर कैसा है? सेमी जुडिशियल है। ये एग्जामिन करेंगे ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ हाउस या फिर मेंबर। अगर आप हाउस में हो, यहाँ पे हाउस मतलब जो पार्लियामेंट का हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, अब यहाँ पे कुछ आपने रूल्स रखे हैं, एक्शंस रखे हैं। अगर कोई मेंबर आता है और ये सारे आपको प्रिविलेजेस दी गई है और उन प्रिविलेजेस को आप ब्रीच कर रहे हो, उसको ब्रेक कर रहे हो, तो आप पे एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है। मेंबरशिप की सेम टू सेम वही बात है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? लोकसभा के 15 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के 10 मेंबर्स हैं। अब फिर आती है हमारी एथिक्स कमेटी। एथिक्स आपको तो पेपर ही है। अब एथिक्स कमेटी में क्या हो रहा है ऐसा स्पेशल? तो सबसे पहले अब ये ईयर याद रखो, अगर हो सके तो राज्यसभा 1997, लोकसभा 2000। याद हो रहा है तो हो तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। ये एनफोर्स करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एमपीज, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहना चाहिए, क्या किस तरह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है उनको बिहेव करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं इसे? कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट ये चीज़ एथिक्स में ही आएगी। आपने सिलेबस भी देखा होगा तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर लो। तो एथिक्स की ही बातें सिखाएंगे ये लोग। ये एग्जामिन करेंगे कि भाई आप मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई मिसकंडक्ट कर रहे हो, गलती कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। रिकमेंडेड एक्शन विल बी टेकन। हमें डेकोरम मेंटेन करना है हमारे पार्लियामेंट में, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है पार्लियामेंट का। तो ये डिसिप्लिन की बातें, डेकोरम की बातें, है ना, मिसकंडक्ट नहीं करना, अच्छे से रहना, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें एथिक्स में ही आएगी। तो ऐसे याद रखो, एथिक्स कमेटी, यह याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी और देयर फंक्शन। अब बाकी के जो कुछ लेट्स से कमिटीज़ हैं वो देख लेते हैं, जिससे कि आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम बस लेक्चर के लास्ट में ही हैं। ये फिनिश होने के बाद फिर आपका लेक्चर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हम देख रहे हैं कि कमिटीज़ टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। हम क्या कर रहे हैं? हम स्क्रूटिनी कर रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे 2 कीवर्ड लिख रही हूँ, अच्छे से सुनो। पहला है स्क्रूटिनाइज करना और दूसरा है कंट्रोल करना। तो कमिटीज़ चल रही है स्क्रूटिनाइज करने के लिए, जांच पड़ताल चल रही है यहाँ पे, और कंट्रोल चल रहा है यहाँ पे। ये कमिटीज़ जो होती है ना, ये ओवरसी करती है। अगर गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फंक्शन कर रही है, कोई फंक्शन, गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अब इन फंक्शन के ऊपर भी तो कंट्रोल वगैरह स्क्रूटिनी करनी पड़ेगी ना। या फिर कोई लेजिस्लेटिव कंप्लायंस हुआ, या फिर वेलफेयर मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो इन सबको देखना पड़ेगा, तो एग्जामिन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनकी अकाउंटेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा और कंट्रोल यहाँ पे रहेगा। समझ में आया? इसके लिए देयर आर 6 की कमिटीज़ इन दिस कैटेगरी। तो स्क्रूटिनाइज और कंट्रोल के अंडर क्या हुआ? 6 मेजर कमिटीज़ आ गई। तो पहला क्या है? पहला, अब देखो ये जो सारी की 6 चीज़ें हैं, ये मैंने टेबल के मतलब डायग्राम के फॉर्मेट में यहाँ पे दिया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है ये बाकी की। सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो वो है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। किसके ऊपर है? कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस। गवर्नमेंट अश्योरेंस की बात चल रही है, मैंने अभी आपको बताया। अब थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में देखो। अभी ये कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? 1953 की बात है। बस एक जनरल आइडिया रखना है, एज इट इज़ याद नहीं रखना, पर ठीक है, पता होना चाहिए जनरल आइडिया इन टर्म्स ऑफ दैट। 1953 में कंडक्ट किया गया। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस तो बहुत ही सिंपल है। एग्जामिन करेंगे कि भाई जो प्रोमिसेस किए गए हैं, मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग। अब ये मिनिस्टर्स क्या करते हैं? ये प्रोमिसेस देते हैं। तो इन सबको एग्जामिन तो करना पड़ेगा ना। आप प्रॉमिस कर रहे हो, आप कोई अश्योरेंस दे रहे हो, आप अंडरटेकिंग्स ले रहे हो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, तो फिर वो चीज़ें ये चेक करेंगे। तो ये हाउस फ्लोर और मिनिस्ट्रियल अश्योरेंस, ये 2 कीवर्ड मैंने यहाँ पे दे दी है। ये 2 कीवर्ड भी याद हो गए तो भी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इसके साथ साथ
ये चेक करेंगे कि एक्सटेंड टू विच दिस अश्योरेंसेज हैव बीन फुलफिल्ड। आपने प्रॉमिस तो कर दिए एज अ मिनिस्टर कि भाई मैं ये कर दूंगी, ये वो कर दूंगा। अब ये 10 प्रॉमिसेस आपने किए, तो ये 10 में से आपने 5 भी अगर कंप्लीट किए हैं या 6 कंप्लीट किए हैं, ये देखेंगे कि भाई आपने 10-10 प्रॉमिस किए थे, इतने सारे प्रॉमिस किए, कितने फुलफिल हुए उसमें से। तो ये क्या हो गया, ये करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया है यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि अगर मैं मेंबर्स की बात करूँ तो लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स हो गए राज्यसभा से। ऑब्वियसली लोकसभा में वही जो ऊपर का पैटर्न हमने देखा था, 15 मेंबर्स हो गए और राज्यसभा में 10 मेंबर्स हो गए। रोल क्या है यहाँ पे, ये इंश्योर करता है कि जो मिनिस्टर्स है ये ऑनर करे कमिटीज़ को, जो कमिटीज़ यहाँ पे बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा, तो इससे डेकोरम भी मेंटेन होगा। दूसरी जो बात आती है उसे हम कहते हैं कमिटीज़ ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब इसका क्या है, ये 1953 में बनाई गई थी, सेम ही ईयर है इसकी जैसे। पर्पस क्या है, एग्जामिन करेंगे कि भाई यहाँ पे रूल्स आपने लाए हैं, रेगुलेशंस लाए हैं, सब रूल लाए हैं, बाय लॉज वगैरह, ये सब जो भी पार्लियामेंट ने लाया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला होगा टू द एग्जीक्यूटिव। ये सारी चीज़ें किसको बोलेंगे हम, एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है पॉलिसीज़ वगैरह को मेंटेन करने के लिए, एक्शन वगैरह लेने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए चीज़ों को। तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव के द्वारा एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो कि जो मेंबरशिप की अगर बात करूँ तो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में भी 15 मेंबर्स होते हैं। बस यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखो, क्योंकि मैंने आपको एक जनरल रूल बोला था कि भाई लोकसभा में तो ज़्यादा ही मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से, यहाँ पे इक्वल है। रोल क्या है, वही सेम रोल है कि इंश्योर करना है कि एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे ये मिसयूज़ ना करे उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को। इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आप कर रहे हो, मिसयूज़ ना करो। फिर से क्या कर रहे हैं हम, अकाउंटेबिलिटी को होल्ड कर रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट कमिटी है। फिर देखो थर्ड नंबर क्या है, कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल। अच्छा बाय द वे, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, तो वहाँ पे आपको अभी थोड़ा इजी जा रहा होगा चीज़ों को समझना। तो कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, ये क्या है, 1975 में इसे बनाया गया था। मेंबरशिप की अगर बात करूँ तो लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स है, वही 15, और राज्यसभा में कम होते हैं, वही 10 जो हमने ऊपर देखा था। पर्पस क्या है, ये एग्जामिन करेंगे सारे के सारे पेपर्स, जो कि मतलब नाम में ही दिया है कमिटी ऑन द पेपर लेड ऑन द टेबल। क्या है कि ये एग्जामिन कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे पेपर रखे हुए हैं लेट्स से, तो इन पेपर्स को एग्जामिन कर रहे हैं बाय द मिनिस्टर। ये पेपर किसने रखे हैं, ये पेपर रखे हैं मिनिस्टर्स ने। चेक कर रहे हैं कि भाई ये कंप्लायंस कर रहे हैं क्या, कि ये जो सारे पेपर्स है और इसमें जो सारी चीज़ें लिखी गई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है कि नहीं, जो एक्ट्स और रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक बात नोट करना, आप यहाँ पे लिखती हूँ, एक बात नोट करना यहाँ पे कि इट डज नॉट एग्जामिन स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन। जो स्टैट्यूट के द्वारा या फिर जो ऑर्डर्स निकाले जाते हैं उसको ये नहीं देखता है। नोटिस पेपर की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो उसे नहीं देखता है। ये कवर ये जो सारी चीज़ें होती है, नोटिस वगैरह, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स वगैरह, ये कवर की जाती है कमिटीज़ ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। किसके द्वारा की जाती है ये सारी चीज़ें, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नाम की जो कमिटी है उसके द्वारा ये चीज़ें की जाती है। तो इसका रोल समझ में आया आपको, क्या है, ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस देख रहे हैं ये मिनिस्टरल पेपर्स का। तो पेपर्स, मिनिस्टरल पेपर्स ये हो गया एक कीवर्ड, और कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस ये हो गया दूसरा कीवर्ड। बस 2 कीवर्ड आपको याद हो गए तो आपको पूरी कमेटी याद हो जाएगी। ऐसे ही आपको रिवीजन करना है। फिर आता है हमारा कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ एससीज और एसटीज़। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वीकर सेक्शन है, इनका ख्याल रखना है। तो मेंबरशिप की बात अगर करूँ तो लोकसभा में यहाँ पे होंगे 20 मेंबर्स और राज्यसभा में होंगे 10 मेंबर्स। टोटल हो गए 30, 20 + 10 = 30 मेंबर्स। अब यहाँ पे भी क्या रूल हो गया, लोकसभा के ज़्यादा मेंबर्स है। ये क्या करते हैं, फंक्शन क्या है इनका, ये कंसिडर करेंगे रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन। अब देखो हम देखेंगे फ्यूचर में कुछ नेशनल कमीशंस जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ओबीसी का कमीशन हो या फिर ये वाला कमीशन हो एससी एसटी पे, इन पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो नेशनल कमीशन है एससीज और एसटीज़ के लिए। तो इनकी क्या होती है, ये एक रिपोर्ट देते हैं, तो उन रिपोर्ट को ये कंसिडर करते हैं। इसके साथ साथ एग्जामिन करते हैं सारे के सारे मैटर्स जो कि वेलफेयर के रिलेटेड हो। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स एससी और एसटी के रिलेटेड, जैसे कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करना,
कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स लाए गए हो, या फिर वेलफेयर प्रोग्राम में जो चीज़ें लाई गई है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट वगैरह करना। रोल क्या है, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं इनके राइट्स को, और वेलफेयर ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है एस सी एस टी कम्युनिटीज़ का, उसे भी देख रहे हैं। तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है ये कमेटी। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट वाली आती है वो है हमारी कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आया था 1997 में। यहाँ पे भी 30 मेंबर्स हैं, और 30 में से जो लोकसभा है वहाँ से 20 मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा से होते हैं यहाँ पे 10 मेंबर्स। वही जनरल रूल, लोकसभा में ज़्यादा लोग हैं, राज्यसभा से 30 मेंबर्स हैं, यही आसपास यही नंबर्स होते हैं। अब देखो फंक्शन क्या है, बहुत सिंपल फंक्शन है। ये कंसिडर करेंगे रिपोर्ट ऑन नेशनल कमीशन रिपोर्ट। अब देखो नेशनल कमीशन इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में हम इसको डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए समझ लो। नेशनल कमीशन रिपोर्ट्स आती है ऑन वीमेन। अब इसके ऊपर जो भी रिपोर्ट्स होगी उसको कंसिडर किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा कि भाई हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं इंश्योर करने के लिए वीमेन का स्टेटस, उनकी डिग्निटी इन ऑल फील्ड। तो इक्वालिटी और मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करना, ये आपकी कीवर्ड्स हुए, और नेशनल कमीशन रिपोर्ट को एग्जामिन करना, कंसिडर करना, ये आपका दूसरा कीवर्ड हो गया। अब रोल क्या हुआ फिर यहाँ पे कि ये प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी को और एम्पावर करेगा वीमेन को, इसलिए कह रहे हैं ये कमिटी ऑन एम्पावरिंग वीमेन। ये आपको समझ में आ गया। अब हम 6 देखते हैं, वो है जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिसेस ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्या है, सबसे पहले तो इसका पर्पस समझो कि भाई आप किस पर्पस से इसको लाए हो। तो ये क्या कर रहा है, ये एग्जामिन कर रहा है कंपोजिशन ऑफ कमिटीज़ और बाकी की अदर बॉडीज़ भी। देखो कुछ बॉडीज़ होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट होती है वो बॉडीज़ को लाती है। अब ये जो अगर बॉडी आपने एक बार बना ली तो फिर इसका कोई कंपोजिशन तो होगा, हमने हर एक बॉडी का कंपोजिशन देखा है कमिटीज़ के, तो वो सारी चीज़ें अगर आप ला रहे हो तो उसको एग्जामिन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ तो यहाँ पे मैंने लिखा है कमिटी कंपोजिशन, तो ये हो गया आपका पहला कीवर्ड। दूसरी बात क्या है, ये रेकमेंड करेगा कि भाई यहाँ पे लेट से कोई एक मेंबर है, कोई एक पर्सन है, और ये एक पर्टिकुलर ABC नाम का ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने कोई गलत काम किया है देन ही और शी शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज ए MPs। पर अब इनको डिस्क्वालीफाई करने से पहले ये देखना पड़ेगा ना कि इन्होंने क्या किया है कि ये एलिजिबल हो गए हैं डिस्क्वालीफाई होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रेकमेंड करने का काम भी ये कमेटी करती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर मेंबर है ही और शी, इनको डिस्क्वालीफाई कीजिए आप फ्रॉम बिकमिंग और इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर मेंबर्स की बात करूं तो लोकसभा के यहाँ पे होंगे 10 मेंबर्स और राज्यसभा के यहाँ पे होंगे 5 मेंबर, तो टोटल 15 मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। फिर से वही रूल है, लोकसभा के ज़्यादा मेंबर्स है राज्यसभा से। रोल क्या है, ये प्रिवेंट करेगा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे यहाँ पे इंश्योर हो रहा है बाय द वे, तो ये प्रिवेंट कर रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय इंश्योरिंग कि भाई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये ऐसा कोई ऑफिस होल्ड ना करे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ अगर आपको याद हो। तो फिर जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या हुआ, 2 चीज़ें। पहला हुआ कमिटी कंपोजिशन और दूसरा हुआ डिस्क्वालिफिकेशन रिकमेंडेशंस देना। ये 2 चीज़ें बहुत ये अच्छे से करते हैं। अब इसमें गलती नहीं करनी है, आप जो कमेटी का नाम है उससे भी सारी जो फंक्शंस है उसको याद कर सकते हो। आपको रट्टा नहीं मारना है, सारी चीज़ों को बस समझना है अच्छे से, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब कमिटीज़ हम देख रहे हैं तो कमिटीज़ रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउस, ये भी देखना ज़रूरी है। तो डे टू डे बिजनेस की बातें, ये जो कमिटीज़ होती है ये हेल्प करती है कि हमारी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग स्मूथली हो सके। हम जो शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, उसे अच्छे से मेंटेन करें। अगर पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है उसे भी अच्छे से मेंटेन किया जाए और अटेंडेंस भी अच्छे से देखी जाए। अगर मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात करूं, अब ये तो मैंने टेबल के फॉर्मेट में दे दिया है, आपको छोटा छोटा बस याद रखना है हर कमेटी के बारे में और आगे बढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है इसमें। बिजनेस एडवाइजरी की बात अगर करूँ तो क्या है, नाम में ही सारी चीज़ें दी गई है, रट्टा कुछ नहीं मारना है। पर्पस क्या है भाई इनका, फंक्शन या फिर पर्पस जो भी बोलो, कि भाई हमें रेगुलेट करना है प्रोग्राम और टाइम टेबल ऑफ हाउस। क्या कर रहे हैं ये, टाइम टेबल देख रहे हैं, बताओ
टाइम टेबल और इसके साथ साथ प्रोग्राम अगर कोई है पार्लियामेंट का तो उसे देख रहे हैं। ये क्या करेंगे, टाइम टेबल यहाँ पे लिखा है मैंने उसे अलॉट करेंगे टाइम फॉर गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव और अदर बिजनेस। तो टाइम टेबल की रिलेटेड, टाइम की रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। कंपोजिशन की अगर बात करूँ तो टोटल 15 मेंबर हो गए। स्पीकर इज यहाँ पे चेयरमैन होते हैं इस कमेटी के। ये हो गया हमारा कंपोजिशन। राज्यसभा की अगर मैं बात करूँ तो 11 मेंबर होते हैं यहाँ से, और चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट बोल सकते हो, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये चेयरमैन बन जाते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस हेल्ड, यानी कि whoever is a speaker और चेयरमैन ऑटोमेटिकली हेड्स दिस कमिटी। तो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर ऑटोमेटिकली, ऐसे याद रखो। अब दूसरा क्या है, दूसरा आता है प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रिजोल्यूशन। ये क्या है, इनका पर्पस क्या है, नाम में ही दिया है, ये डील करेंगे विथ बिल्स के रिलेटेड चीज़ें और रिजोल्यूशंस के रिलेटेड चीज़ों को ये डील करेंगे। इसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा, प्राइवेट मेंबर्स आएंगे यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो कि मिनिस्टर्स नहीं है। मैंने प्राइवेट मेंबर का आपको मीनिंग समझाया था। प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कि जो कि मिनिस्टर्स नहीं है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट मिनिस्टर्स। अब ये प्राइवेट मेंबर्स, अब ये प्राइवेट मेंबर्स यहाँ पे इसको बिल को या फिर रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर इनका फंक्शन क्या होगा, ये क्लासीफाई करेंगे, इन सारी जो बिल को पेश किया गया है उसे क्लासीफाई करेंगे। टाइम अलॉट करेंगे डिस्कशन के लिए कि भाई कितने टाइम तक इसको डिस्कशन वगैरह करना है, चेंजेस कुछ करने हैं कि नहीं करने हैं। कंपोजिशन की अगर बात करूँ तो लोकसभा के 15 मेंबर्स हो गए। डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे। और अगर राज्यसभा की बात करूँ, यहाँ पे देखो राज्यसभा लिखा है मैंने, तो कोई सेपरेट कमेटी नहीं होती है। दिस वर्क इन हैंडल बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो यहाँ पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का रोल है, राज्यसभा का कोई यहाँ पे रोल आपको दिखता नहीं है। फिर जो थर्ड होती है उसे हम कहते हैं रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी का पर्पस क्या है, ये प्रोसीजर या फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है पार्लियामेंट में, उसे देखते हैं। रेकमेंड करते हैं कि लेट्स से कोई चेंजेस की ज़रूरत है, या फिर चेंजेस के साथ साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें निकालनी है, कुछ चीज़ें याद ऐड करनी है, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बदलना है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। कंपोजिशन देख लो, लोकसभा का कंपोजिशन क्या है, 15 मेंबर्स है, और स्पीकर यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अगर राज्यसभा की बात करूँ तो 16 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर मैं फोर्थ कमेटी की बात करूँ, वो है कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंबर्स है, मतलब इसका पर्पस ये है कि ये हैंडल करेंगे एब्सेंस को। एब्सेंस मतलब क्या, कोई तो भी एब्सेंट है, यानी कि लीव लेना। तो लीव एप्लीकेशन देते हैं हम, आपको पता है जॉब, अगर आपको लीव एप्लीकेशन आप अपने बॉस को देते हो तो लीव एप्लीकेशन, तो ये हैंडल करते हैं लीव एप्लीकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे कौन लीव एप्लीकेशन लेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेंगे। और अगर कोई अनऑथराइज तरह से एब्सेंट रहे हैं जानबूझ के, तो उसको भी चेक करेंगे कि भाई आप ऐसे ही कोई जेन्युइन रीज़न वगैरह है नहीं और आपने बस छुट्टी ले ली, ऐसा तो नहीं है, तो उसे चेक करेंगे। अगर फंक्शन की बात करूँ तो वही है, सारी की सारी जो लीविंग रिक्वेस्ट होती है उसे देखते हैं, एग्जामिन करते हैं केसेस को कि भाई मेंबर झूठ बोल रहे हैं क्या, और अगर वो एब्सेंट रहते हैं 60 डेज़ के ऊपर बिना परमिशन के, तो फिर इसके ऊपर एक्शन तो ज़रूर लेंगे ही। कंपोजिशन की अगर बात करूँ तो लोकसभा में 15 मेंबर होंगे और राज्यसभा में कोई भी ऐसी कमेटी नहीं होती है। ये हैंडल किया जाता है हाउस के द्वारा, जो हाउस होता है वो खुद ही इसे हैंडल करता है। ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में और भी कुछ कमिटीज़ हैं, और उसमें सबसे पहली कमेटी जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो है हाउस कीपिंग कमेटी। वो क्या होता है ये समझते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग सकती है एक साथ पढ़ो तो, लेकिन अगर आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अब देखो ये जो कमिटीज़ है, दिस कमिटीज़ हैंडल इंटरनल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर यहाँ पे मैं पार्लियामेंट की बात करूँ तो पार्लियामेंट के पास कोई इंटरनल चीज़ें होगी जो पार्लियामेंट के अंदर हो रही है, फिर कोई हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं चीज़ों का पार्लियामेंट के, तो वो चीज़ें होगी। ये जो चीज़ें होती है इसे ये देखती है, लाइक अकोमोडेशन। अब देखो हाउस है, हाउस में क्या होता है, अकोमोडेशन करना मतलब रहना, फिर सैलरीज, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, तो नाम में ही सारी चीज़ें दी गई है।
तो ये सारी चीज़ें स्मूथ तरह से फंक्शन हो, कंफर्ट प्रोवाइड करें हम किसे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, बस यही इनका उद्देश्य होता है। तो अकोमोडेशन, एमिनिटीज़, फूड, मेडिकल एड हर एक हाउस को दिया जाता है। पर्पस समझ में आया? डील विद द मैटर्स अबाउट हाउस अफेयर, घर के जो काम है ऐसे समझ लो, ये घर के काम है उसे देख रहे हैं। ये जो चीज़ें होती है हाउस कमेटी जो करता है वो बाकी की कमिटीज़ नहीं करती है। एडवाइस करते हैं ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कोई नॉन स्पेसिफिक इशू भी हो उसके ऊपर भी। कंपोजिशन अगर देखो बोथ हाउसेस का, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखूँ, स्पीकर या फिर हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन, तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाते हैं। डेप्यूटी स्पीकर या फिर डेप्यूटी चेयरमैन भी यहाँ पे हो सकते हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन, अगर वाइस चेयरपर्सन की अगर बात करूँ इन राज्यसभा, हो सकते हैं। और जो लीडर्स है ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टीज और ग्रुप्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। बाकी के मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, वो भी यहाँ पे होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब आई होप आप अभी कभी भूलेंगे नहीं। हाउस कमेटी पर्पस आपको समझ में आ गया अभी, ठीक है। रेसिडेंशियल अकोमोडेशन वगैरह देखते हैं, फंक्शनिंग वगैरह याद रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात याद रखनी है, वैसे कोई पूछेगा नहीं लेकिन याद रख लो कि जब मैंने बोला था ना आपको ये मैनेज करता है हाउस कमेटी अरेंजमेंट फॉर हाउसेस या फिर हॉस्टल्स, तो ये पर्टिकुलरली जो दिल्ली में होटल्स और हाउसेस है उसे कर रहा है, फिर वहाँ पे जो फूड और मेडिकल एड वगैरह है उसे देख रहा है। लोकसभा की स्ट्रेंथ आपको समझ में आ गई, 12 मेंबर्स की है। अब लाइब्रेरी कमेटी को देखो, लाइब्रेरी कमेटी का क्या है, इसका पर्पज़ ये है कि मैनेज करेगी लाइब्रेरी रिलेटेड मैटर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लाइब्रेरी तो होगी ना, ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी निकाली है, देखो यहाँ पे हाउस का ये हाउस निकाला है, यहाँ पे किताबें हैं। अब फंक्शन क्या है, ये ओवरसी करेंगे, देखते रहेंगे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को। अब ये लाइब्रेरी किस लिए है कि ये हेल्प करे मेंबर्स को, कि मेंबर्स यहाँ पे आए, लाइब्रेरी को यूज़ करे रिसोर्स के द्वारा इस पर इफेक्टिवली, और उससे अपना नॉलेज बढ़ाए, अपने काम में हेल्प हो जाए, ये बस इनका ऑब्जेक्टिव था। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो 9 मेंबर्स होंगे। 9 में से जो 6 लोग होंगे ये लोकसभा से होंगे और 3 लोग राज्यसभा से होंगे। तो फिर से वही रूल है, लोकसभा के ज़्यादा मेंबर्स, राज्यसभा के कम मेंबर्स। अगर जॉइंट कमेटी की बात करूँ तो जॉइंट कमेटी किसके ऊपर है, सैलरीज और अलाउंसेस के ऊपर है। किसके अलाउंसेस, जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के उनके ऊपर। लीगल बेसिस क्या है, तो इन्होंने सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन ये सारी चीज़ें करने के लिए एक एक्ट लाया था। उस एक्ट का नाम क्या है, ये 1954 का एक्ट है। सिंपल वही नाम है, सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, या फिर बस ईयर याद रख लो कि 1954 का एक्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई है। पर्पज़ वही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो सैलरी है, अलाउंसेस है, पेंशन वगैरह होती है इनकी ये सारी चीज़ें देखें। 10 मेंबर यहाँ पे लोकसभा से हो गए, 5 मेंबर्स राज्यसभा से हो गए। तो आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जनरल पर्पस ऑफ कमिटी, जनरल पर्पसेस कमिटी भी होती है, कंसल्टेटिव कमिटीज़ भी होती है। अगर आपको याद हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में भी बताया था, पर हमने वो बहुत शॉर्ट में देखा था, राइट, कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। तो बस कंसल्टेटिव कमेटी का क्या है, उसके नाम के ऊपर ही है कि कंसल्ट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कंसल्ट, देखो यहाँ पे वैसे मैंने डायग्राम के फॉर्मेट में दिया है, लेकिन इसे जल्दी से शॉर्ट में मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। ये यूनिक जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है ये यूनिक पार्लियामेंट्री कमेटी है। अब हम इसको यूनिक क्यों बोल रहे हैं, इसका भी कोई रीज़न होगा, है ना। यूनिक क्यों बोला जा रहा है इसको, तो ये इनफॉर्मल इंटरेक्शन कर रही है। किस किस के बीच इनफॉर्मल इंटरेक्शन कर रही है, यहाँ पे मिनिस्टर्स है और यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है। अब यहाँ पे इनफॉर्मल वे में इंटरैक्शन हो रहा है दोनों के बीच। अब ये जो है कंसल्टेटिव कमिटीज़, इनको आपने कमिटीज़ तो बोल दिया लेकिन ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है नहीं, समझ में आया। दे आर नॉट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ इन द स्ट्रिक्ट सेंस, क्योंकि ये हाउस ने बनाई ही नहीं है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि ये डिस्कशन कर रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, इसलिए मैंने इसको बोला है क्या, यूनिक। ये बात समझ में आया आपको। अब देखो इस कमेटी का पर्पस समझना भी ज़रूरी है। तो इसका पर्पस क्या है, ये प्रोवाइड करता है फोरम। किसके लिए फोरम प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म किसके ऊपर क्या क्यों प्रोवाइड कर रहा है, हमको करना है इनफॉर्मल डिस्कशन।
किस किस के बीच इनफॉर्मल डिस्कशन चल रहा है? यहाँ पे है मिनिस्टर्स और यहाँ पे है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की मिनिस्ट्रीज होगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों भी हाउसेस से आएंगे, लोकसभा से भी आएंगे और राज्यसभा से भी आएंगे। अब टॉपिक क्या होगा फिर? अभी आपको बताया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देख रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ प्रोग्राम्स भी लाएंगी। अब इन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कैसे करें? तो ऐसे सोचो कि ये जो कमिटीज़ होती है ये एक तरह से फीडबैक और डिस्कशन की कमिटी है, इनफॉर्मल है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहाँ से आइडिया आया, कैसे किया गया इसे? तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर थी, क्या थी? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन्होंने इसे लाया। तो ये इट इज़ फॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी कि पार्लियामेंट ने खुद ने इसे नहीं बनाया है, जैसे हमने ऊपर कमिटीज़ देखी थी। अगर गाइडलाइंस की बात करूँ इसके, तो गाइडलाइंस फॉर देयर कंपोजिशन या फिर फंक्शनिंग या फिर प्रोसीजर, ये सारी की सारी मिनिस्ट्री ने ही बनाई हैं। जैसे कि हमने ऊपर बाकी की जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ देखी थी, जैसे कि एस्टिमेट कमिटीज़ हो गया या फिर जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर कमिटी होगी, तो उसका हमने क्या देखा था? कंपोजिशन वगैरह देखा था, राइट। अब यहाँ पे कंपोजिशन की अगर बात चल रही हो या फिर फंक्शंस, प्रोसीजर एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज डन बाय द मिनिस्ट्री। मीटिंग्स ये अरेंज की जाती है मिनिस्ट्रीज के द्वारा। पार्लियामेंट का सेशन हो ना हो, लेट्स से कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है या फिर इसके बीच भी यहाँ पे इसे लिया जाता है। अगर कंपोजिशन की यहाँ पे बात करूँ तो कंपोजिशन में ये दोनों भी लोगों को इंक्लूड करेंगे, दोनों भी हाउसेस को, लोकसभा के मेंबर्स को भी और राज्यसभा के मेंबर्स को भी। मिनिस्टर्स या फिर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ये हेड करेंगे कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को, और यहाँ पे वो चेयरमैन की जैसे एक्ट करेंगे। मेंबरशिप की बात करूँ तो मेंबरशिप यहाँ पे होती है वॉलंटरी। हमने ऊपर देखा था कहीं कहीं भी नॉमिनेशन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे मेंबरशिप वॉलंटरी हो रही है। मेंबर चूज कर रहे हैं कि भाई हमें एज अ मेंबर, मुझे यहाँ पे इस कमिटी में जाना है नहीं जाना है। तो यहाँ पे ये एक मेंबर है, यहाँ पे ये एक मेंबर है। अब ये खुद ही सोच रहे हैं कि मुझे इस कमिटी में आना है क्या, तो ये वॉलंटरी हो गया। अब जो लीडर्स या फिर मेंबर्स है, वो मेंबर्स के, अब देखो यहाँ पे लेट्स से इतने सारे मेंबर्स हैं, ये अपने आप में ही डिस्कशन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर इंसान को हम, इन पर्टिकुलर मेंबर को हम यहाँ पे लीडर बनाते हैं पार्टी का। कंपोजिशन सेम है, मिनिमम यहाँ पे 10 मेंबर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मेंबर्स होते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़, या फिर आप बोलो आप ऐसे बोल सकते हो कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो मैक्सिमम 30, मिनिमम 10, ऐसे याद रखो। अगर टेन्योर की बात करूँ, कितने टाइम तक रहेंगे, तो दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर ईच न्यू लोकसभा इलेक्शन। तो जैसे हर एक न्यू इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसके बाद इसको बनाया जाएगा। तो ये होता है इसका टेन्योर। ये डिज़ोल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब लोकसभा डिज़ोल्व हो जाएगी। तो लोकसभा डिज़ोल्व होना मतलब इस कमेटी का भी डिज़ोल्व होना हो गया, और ये डिज़ोल्व ऑटोमेटिकली हो गई यहाँ पे। और इसे रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है फिर से बार बार, जनरल इलेक्शन जैसे जैसे होंगे तो हर एक जनरल इलेक्शन में इसे लाया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटीज़ का ये है। अब देखो हमने यहाँ पे इनफॉर्मल देखी कमिटी, लेकिन इसके साथ साथ रेलवेज़ जो है हमारी रेलवेज़, तो रेलवेज़ के लिए भी इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी होती है। ये सेपरेट टाइप होता है। ये सारे की सारी जितने भी रेलवेज़ के जोन्स है उसके लिए बनाया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द एरिया अंडर पर्टिकुलर रेलवे जोन, लेट से यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर रेलवे जोन है तो वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो यहाँ पे नॉमिनेट किए जाएंगे। समझ में आया। और जो मीटिंग्स है यहाँ पे रेलवे कंसल्टेटिव कमिटीज़ की, ये ड्यूरिंग सेशन हो सकती है पीरियड्स में, पर इंटर सेशंस में नहीं होती है। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। आई होप आपको ये सारी कमिटीज़ के रिलेटेड चीज़ समझ में आ गई। इसके बाहर आपको अगर क्वेश्चन पूछे, ऐसा होगा नहीं, आपको इसी से ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इसे अभी आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है और रिकॉल करना है। अंडरस्टूड? ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।